हेलो माय डियर स्टूडेंट, सिद्धार्थ क्लासेस विथ यश राय में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट चल रहा है जो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये तीसरा सेट है मित्रों। इससे पहले 2 सेट बन चुके हैं। यदि आप चैनल से नए जुड़े हैं तो आप उन वीडियो को जाकर पहले देख लीजिए। इससे पहले जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे मैंने उनको बताया है। सेट में मात्र 6 से 7 क्वेश्चन रखे जा रहे हैं मित्रों, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और अगर आपको विश्वास ना हो तो आप प्रीवियस ईयर के पेपरों को उठाकर देख लीजिए, यही सब प्रश्न पेपर में अधिक मात्रा में पूछे गए हैं। तो जो बच्चे अभी तक अच्छे से तैयारी नहीं कर पाए हैं या जो तैयारी किए हुए हैं पूरे साल, उन सबके लिए यह वीडियो रामबाण साबित होगी मित्रों। तो आइए सबसे पहले हम विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। जो चैनल पे नए हैं या चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को लाइक तभी करिए मित्र जब वीडियो पसंद आए। तो चलिए आज का सबसे पहला क्वेश्चन प्रारंभ करते हैं। यह पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है सहसंयोजी बंध से आप क्या समझते हैं। ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पूछा जाता है मित्रों, तो याद रखिएगा। सहसंयोजी बंध यानी वह बंध जो समान परमाणुओं या भिन्न परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनते हैं। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनते हैं, उन्हें सहसंयोजी बंध कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनते हैं मित्रों, उन्हें हम क्या कहते हैं? सहसंयोजी बंध कहते हैं। इसी क्रम में दूसरा प्रश्न है मित्रों, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर है। यह प्रश्न लिख लीजिए, 100% आपके पेपर में आएगा मित्रों। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टि से। यूपी बोर्ड के लिए यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। तो आइए अगर देखते हैं संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर। तो सबसे पहले आपके लिखने का तरीका क्या होगा? एग्जाम में आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, उसके बाद संतृप्त और एक तरफ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन लिख देंगे जैसा कि मैंने लिखा है। उसके बाद इसको एक क्रम से लिखना प्रारंभ करेंगे। तो संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर है? तो सबसे पहले संतृप्त की अगर बात करें तो इनमें दो परमाणुओं के मध्य एकल बंध होता है। कौन सा बंध होता है मित्रों? एकल बंध होता है, जो कि किस समूह में आते हैं? एल्केन समूह में आते हैं, जिसमें कार्बन की संख्या और हाइड्रोजन की संख्या का एक निश्चित अनुपात होता है। अगर कार्बन और हाइड्रोजन की निश्चित संख्या के अनुपात को देखा जाए तो इस प्रकार संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हम एल्केन समूह को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? एल्केन समूह को पढ़ते हैं। वहीं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करें तो इसमें दो परमाणुओं के मध्य द्विआबंध लगा होता है या त्रिआबंध होता है। अब जिसमें द्विआबंध होता है उसे हम एल्कीन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं मित्रों? एल्कीन कहते हैं। और एल्कीन में जो कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात होता है, कार्बन Cn और हाइड्रोजन का 2n का अनुपात होता है। वहीं एल्काइन की बात करें तो एल्काइन में कार्बन का n और हाइड्रोजन का जो अनुपात होता है 2n-2 होता है। तो जो एल्काइन होते हैं वो त्रिआबंध बनाते हैं और एल्कीन जो होते हैं वो द्विआबंध बनाते हैं। वहीं संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन जो होता है एकल बंध बनाता है। आगे बात करें तो जो एल्केन यानी कि एल्केन समूह में यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आते हैं, वह नीली ज्वाला के साथ जलते हैं मित्रों। किस ज्वाला के साथ जलते हैं? नीली ज्वाला के साथ जलते हैं। वहीं अगर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करें तो यह धुएंधार ज्वाला के साथ जलता है। अति सरल शब्दों में मैंने लिखा है मित्रों, एनसीईआरटी बुक के जो अति महत्वपूर्ण मतलब अति सरल शब्द हैं उसी शब्दों में मैंने इसकी व्याख्या किया है। आगे अगर बात करें, इसमें प्रतिस्थापन अपक्रिया होती है। कौन सी अपक्रिया होती है? प्रतिस्थापन अपक्रिया होती है। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने प्रतिस्थापन अपक्रिया को अच्छे से बताया है, आप वहां से जाकर देख लीजिए। अगर इसमें बात करें तो इसमें योगात्मक अपक्रिया होती है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होती है? योगात्मक अपक्रिया होती है। योगात्मक अपक्रिया क्या है? जैसे कार्बन और ऑक्सीजन हो, इन दोनों के मिलने से क्या बन जाता है? CO2। इसे हम कौन सी अपक्रिया कहते हैं मित्रों? योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। दोनों मिलकर एक हो जाते हैं।
आगे अगर बात करें, यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा कम क्रियाशील होते हैं। यह जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा क्या होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं। वहीं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं यह अधिक क्रियाशील होते हैं मित्रों। क्या होते हैं, अधिक क्रियाशील। जैसा मैंने लिखा है, यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं। तो यह प्रश्न पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इसे पहली बार अगर पढ़ रहे हैं तो ध्यान से इसे नोट डाउन करके या वीडियो को 1 से 2 बार देखकर आप अपनी तैयारी को सुदृढ़ कर सकते हैं। आइए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, योगात्मक अपक्रिया किसे कहते हैं। जैसा कि मैंने पीछे बताया है, तो यहाँ पे मैंने इसे विस्तार से रखा है, तो यहाँ भी जान लेते हैं क्या होता है योगात्मक अपक्रिया। तो वे अपक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके केवल एक नया पदार्थ बनाते हैं, वे अपक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके केवल एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसे हम योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अगर हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन के एक परमाणु को लेकर चले मित्रों, तो इससे क्या मिलके बनेगा, जल बनता है। यानी जल का सूत्र भी पेपर में पूछा जाता है, क्या होता है, H2O। और यही याद रखिएगा, D2O जो होता है वो भारी जल का सूत्र है। तो आई होप कि आपको योगात्मक अपक्रिया समझ में आ गई होगी। क्या होती है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, साबुन तथा अपमार्जक में क्या अंतर होता है, स्पष्ट करें। तो अगर बात करें साबुन या अपमार्जक की, तो साबुन तथा अपमार्जक की बात करें मित्रों, तो थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ है मित्रों, तो ध्यान से देखिएगा। साबुन तथा अपमार्जक में अंतर की बात करें तो साबुन तथा अपमार्जक, एक तरफ साबुन लिखेंगे, एक तरफ अपमार्जक। और यह प्रश्न पेपर में आएगा, या तो अपमार्जक आपसे पूछ ले या तो साबुन पूछ ले, इन दोनों में से एक पूछेगा। अगर इन दोनों में से एक एक नहीं पूछ रहा है तो अंतर तो कंफर्म है मित्रों, आपसे पूछेगा। तो याद रखिएगा इस प्रश्न को। तो अगर साबुन तथा अपमार्जक में अंतर की बात करें तो सबसे पहले साबुन सामान्यतः लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक वसा अम्लों के सोडियम लवण होते हैं। क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक समूह श्रृंखला के वसा अम्लों के सोडियम लवण होते हैं। वहीं अपमार्जक जो होते हैं, अपमार्जक सामान्यतः लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक या अमोनियम लवण होते हैं। कौन से लवण होते हैं, अमोनियम लवण। साबुन में सोडियम लवण होते हैं, वहीं अपमार्जक की बात करें तो अमोनियम लवण होते हैं। दूसरी बात करें, साबुन बनाने के लिए वनस्पति तेलों या जंतु से प्राप्त वसा का प्रयोग किया जाता है। यानी कि साबुन के अंदर वसा होती है मित्रों, इसीलिए नहाने के बाद जो स्किन होती है वो मुलायम सी होती है। तो जितना अच्छा साबुन होगा उसमें उतनी ही उच्च क्वालिटी की वसा पाई जाती हैं। तो वहीं अपमार्जक की बात करें, अपमार्जक बनाने के लिए कोयले या पेट्रोलियम से प्राप्त हाइड्रोकार्बन का प्रयोग किया जाता है। तो जो कोयले या पेट्रोलियम से प्राप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उनका प्रयोग करते हैं अपमार्जक बनाने में। अपमार्जक का मतलब डिटर्जेंट होता है मित्रों। क्या होता है, डिटर्जेंट। वहीं आगे बात करें, साबुन का प्रयोग करते हैं नहाने के लिए, यानी कि हम जो जिस साबुन से नहाते हैं उसकी बात कर रहा है, तो इसका प्रयोग हम नहाने के लिए करते हैं। वहीं अपमार्जक का प्रयोग हम कपड़ा धोने के लिए करते हैं। तो जिससे हम नहाते हैं उससे तो कपड़ा नहीं धोते हैं मित्रों, क्योंकि उससे कपड़ा धोएंगे तो उसमें तो वसा होगी, और वसा अगर वसा से ही मिलेगी तो उसकी जो गंदगी होती है वो बाहर नहीं निकलती है। तो इसका प्रयोग कपड़ा धोने के लिए किया जाता है। आगे बात करें, जो साबुन होता है यह जल में घुलनशील, इसकी जल में जो घुलनशीलता होती है वो कम होती है। वहीं अपमार्जक की बात करें तो इसकी जल में जो घुलनशीलता होती है वो अधिक होती है। तो आई होप कि आपको ये भी प्रश्न तैयार हो गया होगा। तो साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है, आप पेपर में इन्हीं सरल शब्दों के साथ लिख दीजिएगा। आगे बात करें, एक क्वेश्चन 1 नंबर में पूछता है मित्रों, समूह या मूलक से आप क्या समझते हैं। तो ध्यान से देखिए, समूह या मूलक क्या होते हैं मित्रों, तो परमाणु या परमाणुओं का ऐसा समूह जो धनावेशित या ऋणावेशित हो, जिसकी कम से कम एक संयोजकता हो। कितनी संयोजकता हो, एक संयोजकता हो, और वह स्वतंत्र हो, तो उसे समूह या मूलक कहते हैं। क्या कहते हैं, समूह या मूलक कहते हैं। जैसे सोडियम अपना अष्टक पूरा करने के बाद इसके पास एक धनात्मक इलेक्ट्रॉन शेष होता है, और क्लोरीन को अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। यानी क्लोरीन की वैलेंसी 1 है जो पानी की चाहत रख रही है, और
सोडियम की जो वैलेंसी है वो भी एक है जो देने की क्षमता रख रहा है। तो सोडियम का धनायन और क्लोरीन का ऋणायन जो है ये क्या है, मूलक है मित्रों, और इन दोनों के मिलने से बना सोडियम क्लोराइड, और यह क्या है, अणु है। तो यही बात वह समझाना चाहता है, परमाणु या परमाणुओं का ऐसा समूह जो धनावेशित या ऋणावेशित हो, जिसकी कम से कम एक संयोजकता स्वतंत्र हो, समूह या मूलक कहलाते हैं। तो ये होता है समूह या मूलक। यह प्रश्न भी पिछले साल पूछा गया था और यह परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसे भी आप तैयार रखेंगे। आगे बात करें अगर आगे का क्वेश्चन, यह तो 100% इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और आपको भी पता होगा इसकी महत्ता क्या है। यह 100% इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप तैयार रखेंगे। पूछता है मेंडलीव की आवर्त सारणी के गुण तथा दोष का वर्णन करें। वहाँ तो अलग अलग पूछ लेता है, गुण का वर्णन पूछ लेता है, दोषों का वर्णन अलग पूछ लेता है। तो मैंने दोनों को एक साथ रखा और मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में भी बताया, तो तीनों प्रश्न एक साथ तैयार हो जाएंगे आपके। तो अगर मेंडलीव की आवर्त सारणी की बात करें तो मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन थे। आपको पता है कि जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उसमें जो तत्वों को रखा गया था वह परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा गया था। वहीं आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु द्रव्यमान पर जोर न देकर उन्होंने जो मोजले थे उन्होंने परमाणु क्रमांक के आधार पर तत्वों को रखा था। तो आवर्त सारणी जो है मेंडलीव की आवर्त सारणी, उसमें तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। और पूछा जाता है एक नंबर में मेंडलीव के समय में कितने तत्वों की खोज हुई थी। तो मेंडलीव के समय में 63 तत्वों की खोज हुई थी। वहीं अगर बात करें मेंडलीव की आवर्त सारणी के गुण की, तो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी के गुण है मित्रों, सबसे पहला गुण था इनका कि तत्वों के गुणों के अध्ययन में सुविधा होती थी। इन्होंने तत्वों को इस प्रकार रखा था कि इनके गुणों का अध्ययन करना आसान हो गया था। वहीं दूसरी बात करें तो परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने में सुविधा थी, क्योंकि इन्होंने जो तत्वों को रखा था वो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखा था, तो परमाणुओं के द्रव्यमान को ज्ञात करने में सुविधा होती थी। तीसरा गुण क्या था, नए तत्वों की खोज एवं अनुसंधान में सहायक था, क्योंकि मेंडलीव ने जब आवर्त सारणी बनाया था तो उसमें रिक्त स्थान छोड़े थे, तो इससे पता होता था कि भविष्य में नए तत्वों की खोज की जा सकती है। तो इसमें ये क्या होते थे, सहायक होते थे। आगे बात करें, अक्रिय गैसों को अलग समूह में रखना। सबसे बड़ी बात थी कि जो अक्रिय गैसें होती हैं इसको उन्होंने अलग समूह में रखा था। तो ये तो उनके गुण थे, ये क्या थे, गुण थे। तो जहाँ गुण होता है मित्रों वहाँ थोड़े से दोष भी होते हैं, उसको भी जान लेते हैं। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी के जो दोष थे वो क्या थे उनको देख लीजिए मित्रों। तो समान गुणों वाले तत्वों को अलग अलग समूह में रखा जाना, यानी कि जो समान गुण वाले तत्व थे जिस समूह में उन्हें रखना था उस समूह में न रखकर उन तत्वों को किसी दूसरे समूह में भी रख दिए थे, जिसके कारण उनके गुणों का सही मूल्यांकन नहीं हो पा रहा था। तो यह एक दोष था मेंडलीव की आवर्त सारणी में। दूसरा क्या था, असमान गुण वाले जो तत्व थे, असमान गुण वाले तत्वों को एक ही समूह में रखा जाना, यानी कि जो उस गुण के तत्व नहीं थे उन गुण वाले तत्वों को भी एक ही समूह में रख दिए, और असमान गुण वाले तत्वों को जिन्हें अलग समूह में रखना चाहिए था उन्हें एक समूह में कर दिए। तो इससे क्या हो गया, समान गुण वाले तत्व और असमान गुण वाले तत्व क्या हो गए, मिक्स हो गए। तो जिससे ज्ञात करने में, इनके गुणों का अध्ययन करने में असुविधा होने लगी। तो ये दो दोष इनके निकले थे आवर्त सारणी से। तीसरा, अनेक नए तत्वों के लिए स्थान का अभाव होना। अब मेंडलीव सोच रहे थे कि बहुत से बहुत कम तत्व खोजे जा सकते हैं भविष्य में, इसलिए उन्होंने अपनी पीरियाडिक टेबल में थोड़े ही स्थान रिक्त छोड़े थे। लेकिन वर्तमान में आप सभी लोगों को पता है कि 118 तत्वों की खोज हो चुकी है और इनके टाइम में मात्र 63 तत्वों की खोज हुई थी। तो लगभग में दूने का अंतर है मित्रों। तो इसलिए इन्होंने जो पीरियाडिक टेबल में स्थान छोड़ा था वो सीमित मात्रा में छोड़े थे। तो अनेक नए तत्वों के लिए स्थान का अभाव होना, ये भी इनकी आवर्त सारणी का दोष हुआ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी कि मेंडलीव ने हाइड्रोजन की स्थिति निश्चित नहीं की थी। उन्होंने हाइड्रोजन की स्थिति ज्ञात नहीं की थी कि मतलब हाइड्रोजन को कहाँ पर रखा जाए। तो ये मेंडलीव की आवर्त सारणी के कुछ दोष थे। इसके बाद कल की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मित्रों कुछ अधिक इंपॉर्टेंट आधुनिक आवर्त सारणी को पढ़ेंगे, आक्षीय अनाक्षीय श्वसन को पढ़ेंगे, श्वासोच्छ्वास और श्वसन की क्रिया को समझेंगे। तो यह अति महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है मित्रों।
इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज शाम को मित्रों हिंदी की सीरीज शुरू कर रहे हैं, हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज शुरू होगी, तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।